जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अनुसंधान में नैतिकता बताने वाली हूँ। जैसे अनुसंधान में नैतिकता, ठीक। अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च, ठीक। रिसर्च होता है खोज करना, मतलब पुनः रिसर्च करना किसी भी चीज़ का, या रिसर्च करना, ठीक। लेकिन वही नैतिकता या इथिक्स का मतलब क्या होता है? इथिक्स का मतलब रिसर्च। नैतिकता अगर हम क्वेश्चन करें आप लोगों से कि नैतिकता का मतलब क्या है, तो नैतिकता ना क्या हो जाता है, जैसे नैतिकता ना मानव आचरण में देखने को मिल सकता है, मानव के व्यवहार में देखने को मिल सकता है। जैसे मानव व्यवहार में कैसे देखने को मिलेगा, जैसे जैसे मानव कोई भी कार्य करता है, ठीक। तो उस कार्य को अगर वो सही तरीके से कर रहा है तो वो नैतिक है, अगर वही कार्य को वो गलत तरीके से कर रहा है तो वो अनैतिक है, ठीक। मतलब नियम रूल से करना ही नैतिक होता है, और उस रूल को तोड़ते हुए किसी कार्य को कर देना वो अनैतिक हो जाता है, ठीक है। देखिए इसका इंट्रोडक्शन में हम लिखे, मानव के आचरण मतलब व्यवहार में नैतिकता होती है। मानव के आचरण या व्यवहार में नैतिकता होती है। मानव आचरण में क्या गलत है और क्या सही, जो सही है वह नैतिक हो गया और जो गलत है वह अनैतिक हो गया, ठीक है। अनुसंधान में नैतिकता का एक क्षेत्र है, ठीक। अनुसंधान में नैतिकता का एक अलग ही क्षेत्र होता है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुसंधान अनुसंधान के लिए नैतिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए काम करता है, ठीक। कई अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे कि पशु परीक्षण या हथियार अनुसंधान और विकास, जो वैज्ञानिक प्रगति के दौरान सामने आते हैं। इन सारी बातों का अध्ययन नैतिकता के अंतर्गत करते हैं, ठीक। जैसे हथियार अनुसंधान या पशु परीक्षण, जैसे पशु परीक्षण में हमारी क्या नैतिकता होनी चाहिए उन चीज़ों को, या फिर हथियार अनुसंधान में हमारी क्या नैतिकता होना चाहिए, या विकास के समय हमारी क्या नैतिकता होना चाहिए, इन सबों का अध्ययन ना हम नैतिकता के अंतर्गत करते हैं, ठीक। इन सबों में हमें नैतिकता रखना अनिवार्य ही होता है, ठीक है। नैतिकता की अवधारणा, ठीक। नैतिकता की अवधारणा क्या है, देखिए नैतिकता की अवधारणा पहला, मानव सामाजिक प्राणी होने के नाते कुछ सामाजिक मर्यादा का पालन करना पड़ता है। मतलब मानव जो है वो सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे कुछ सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, ठीक। समाज की इन मर्यादाओं में सत्य, अहिंसा, परोपकार और विनम्रता आदि अनेक गुण होते हैं। यह एक मतलब और यह नैतिकता कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी उसमें सत्य, अहिंसा, परोपकार या विनम्रता जितने भी गुण होते हैं वो सारे नैतिकता ही कहलाते हैं, ठीक है। नैतिकता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की नी से हुई है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, मार्गदर्शन करना। इसके अलावा कुछ मतलब जो नैतिकता शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा की नी से हुई है, जिसका अर्थ होता है मार्गदर्शन करना, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि नैतिकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोरालिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तौर तरीका या चाल चलन, ठीक। मतलब कुछ लोगों का मानना है ना कि जो नैतिकता शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, इसका मतलब किस शब्द से हुई है, तो मोरालिस शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है तौर तरीका या फिर चाल चलन, ठीक है। चलिए देखते हैं धर्म में हमारी क्या नैतिकता होनी चाहिए। धर्म ही हमें नैतिकता सिखाती है, जो धर्म है वो हमें नैतिकता सिखाती है। अब देखिए किस तरह से नैतिकता सिखाती है, क्योंकि हमारे धर्म की जो शिक्षा होती है वो नैतिकता की शिक्षा होती है। धर्म हमें सिखाता है कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, अहिंसा का पालन नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हमें धर्म ही सिखाता है। इसलिए धर्म और नैतिकता में गहरा संबंध है। कई बार धर्म के अनुसार नैतिकता को नहीं माना जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई विवाहित स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है तो उनको उनके साथ सती मतलब पति के साथ सती कर दिया जाता था, ठीक। सती कर दिया जाता था। मतलब अगर कोई हिंदू स्त्री का पति मर गया तो उसे अपने पति के साथ ही सती कर दिया जाता था, मतलब उसी के साथ जला दिया जाता था, ठीक है। अगर इससे सामाजिक विचारधारा के तहत देखा जाए तो बिल्कुल भी नैतिक नहीं है। मतलब ये कार्य बिल्कुल भी नैतिक नहीं था, ये केवल धर्म के अनुसार ही नैतिक था, मतलब ये धर्म के अनुसार ही सही था, ठीक है। हमारे समाज में इसे
नैतिकता के दृष्टिकोण से जब देखा गया तो ये प्रथा सही नहीं लगा और लोगों ने इसके प्रति आवाज उठाई और अब यह प्रथा बंद हो गई है। हमें अपने धर्म के प्रति अंधविश्वास नहीं रखना है, परंतु जो बातें सही है उन्हें स्वीकार भी करना है। ठीक, जैसे कि कोई भी अगर हमारा धर्म में कुछ अंधविश्वास टाइप की बातें आ रही है तो उन बातों को ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन जो सही है उसे ध्यान में भी रखना है। जैसे सती प्रथा, ये सब गलत थी तो इन सबको खत्म करना था, ये सब खत्म हो गया तो ये सब सही है, खत्म हो गया ठीक है, लेकिन उसका अगर हम लोग अभी तक उसका यहाँ चलन रहता तो वो बहुत गलत था। ठीक है। शोध में नैतिकता। शोध में नैतिकता का संबंध शोधकर्ता के नैतिक कर्तव्यों से है, जो शोध करते समय क्या उचित है और क्या अनुचित है। मतलब शोध में नैतिकता क्या है, मतलब शोधकर्ता का ना ये कर्तव्य होता है, नैतिक कर्तव्य होता है कि वो हमेशा ध्यान में रखे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ठीक, शोधकर्ता के कुछ नैतिक मानकों मतलब कुछ नैतिक बातों का पालन करना अनिवार्य है। जैसे किसी को कोई प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब शोधकर्ता को कुछ नैतिक बातों का पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे किसी को कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। विश्वसनीयता तथा गोपनीयता, मतलब विश्वसनीयता तथा गोपनीयता बनाए रखना है और शोधकर्ता मतलब हमेशा ना विश्वसनीयता और गोपनीयता बनाए रखना चाहिए। और शोधकर्ता को, जो शोधकर्ता होता है वो समाज में ही शोध करता है, उसे कुछ नैतिक मुद्दों का पालन करना पड़ता है। ठीक, जैसे अगर शोधकर्ता शोध कर रहा है तो उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब कोई भी शोध करता है तो वो अगर शोध कर रहा है तो उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। शोधकर्ता अपने सूचनादाता से जो भी आंकड़े इकट्ठा कर रहा है, सूचना इकट्ठा कर रहा है, उसको एकदम अपने पास छुपाकर रखना चाहिए, अपने पास गोपनीयता बना के रखना चाहिए। ये सब उसके नैतिक माना जाता है। ठीक, मतलब जो भी शोधकर्ता शोध कर रहा है वो ना किसी भी प्रकार मतलब उसे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसीलिए वो शोध मतलब उसका मतलब सूचनादाता से जो भी आंकड़े या डाटा कलेक्ट करता है उन डाटाओं को सबसे छुपा कर रखना चाहिए ताकि वो किसी भी प्रकार के झमेले में ना पड़े। ठीक, देखिए शोध में नैतिकता के अनेक मुद्दे हैं जो इस प्रकार है, मतलब शोध करते वक्त मतलब नैतिकता के क्या क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या बातें हैं, क्या नैतिकता का मतलब शोध में नैतिकता करने वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, वो उन सारी चीज़ों का यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला क्या है हमारा सूचित स्वीकृति। सूचित स्वीकृति जैसे क्या है, सूचित स्वीकृति किसको बोलेंगे, सूचित स्वीकृति क्या है। ठीक, किसी भी टॉपिक पर अगर आप मतलब किसी भी टॉपिक पर अगर हमारी कोई रिसर्च होती है तो सूचनादाता से यानी कि किसी भी व्यक्ति से डाटा इकट्ठा करने जाते हैं तो उस व्यक्ति को अपनी हर टॉपिक के बारे में बताना, इस टॉपिक के शोध के उपरांत क्या फ़ायदा होगा और क्या घाटा होगा, अपनी शोध के बारे में उन्हें संपूर्ण ज्ञान देना सूचित स्वीकृति कहलाता है। देखिए अब इसको हम बताते क्या है। सूचित स्वीकृति ना, जैसे सूचित स्वीकृति क्या होता है कि सूचित स्वीकृति में ना अगर आप कोई भी रिसर्चर से मिल रहे हैं, अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक, और अगर आपको कोई रिसर्चर से मिल रहे हैं या फिर किसी भी सूचनादाता से मिल रहे हैं, मानिए कोई रिसर्चर से मिल रहे हैं, तो आप उस रिसर्चर से मिल के ना उनसे कोई डाटा ले रहे हैं, ठीक, कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप उनको ये बताइएगा कि ये डाटा आप कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम हो सकता है, आपको इसका यूज़ कहाँ करना है। ठीक, इन सारी बातों को एकदम सही सही बताना ही सूचित स्वीकृति होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा विश्वसनीयता। शोध करते समय अगर सूचनादाता से कोई बात कलेक्ट किए हैं और अपने रिपोर्ट में लिखवा रहे हैं तो कभी भी उसे असली नाम से नहीं छपवाना चाहिए, हमेशा नाम को फेरबदल करके ही छपवाना चाहिए। ठीक, मतलब विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अगर सूचनादाता से कोई भी डाटा कलेक्ट किए तो उसमें मतलब उनका सही सही नाम नहीं देना चाहिए ताकि उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। अगर आप उनका सही नाम देते तो उनको किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, गोपनीयता। सामाजिक शोध में एक प्रमुख नैतिक मुद्दा गोपनीयता से संबंधित है। वास्तव में यह मुद्दा विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। सूचनादाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं को गोपनीय रखना शोधकर्ता का नैतिक कर्तव्य है। इन्हीं सार्वजनिक करने में सूचनादाताओं को नुकसान हो सकता है। मतलब सूचनादाता द्वारा दी गई सूचनाओं को गोपनीय रखना शोधकर्ता का नैतिक कर्तव्य होता है। अगर वो मतलब इन्हें सार्वजनिक करे तो सूचनादाता को नुकसान भी हो सकता है, मतलब इसे अगर समाज के सामने लाए तो उसे सूचनादाताओं को नुकसान हो सकता है। ठीक, इसीलिए उसे उसमें गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए
उदाहरण के लिए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं पर शोध कर रहा है, मतलब अगर शोध हो रहा है तो सूचनादाता की पहचान बताना अनैतिक माना जाएगा। उनका वास्तविक नाम को उजागर करना उनकी बदनामी का कारण हो सकता है। जैसे अगर आप मतलब कोई भी सूचना, जैसे कोई पीड़ित महिला है और वो उस महिला के साथ कोई भी उत्पीड़न या हो रहा है और वो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, तो अगर आप सूचना अगर दे रहे हैं, अगर आप सूचना दे रहे हैं किसी एनजीओ या पुलिस स्टेशन में, तो आपका नाम वहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर आपका नाम आता है तो मतलब आपका नाम आता है तो आप पे मतलब आपका नुकसान हो सकता है, आपकी बदनामी हो सकती है, या आपके प्रति किसी भी प्रकार की बहुत सारी बातें होती है जो मतलब छुपाया जाता है। ठीक। चौथा पॉइंट हमारा है शारीरिक या मानसिक कष्ट। ठीक, देखिए शारीरिक या मानसिक कष्ट क्या होता है। देखिए शारीरिक या मानसिक कष्ट में ना आप मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि शारीरिक या मानसिक कष्ट में, जैसे आप सूचनादाता, जैसे कि आप शोध करता है और आपको किसी भी साक्षात्कार या कोई व्यक्ति से कोई भी डाटा कलेक्ट करना है और आप उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो आपको पूछताछ करने वक्त ना पूरा सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है, ताकि ना उसे किसी बात का मतलब किसी बात का ठेस ना पहुंचे या किसी बात कोई भी बात उसे परेशान ना करे। इसीलिए उसका मतलब शारीरिक या मानसिक कष्ट को देखते हुए ही क्वेश्चन किया जाता है। ठीक। जो हमारी शोध होती है उससे कभी भी किसी सूचनादाताओं को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं होना चाहिए या उसका नैतिक कर्तव्य बनता है। किसी प्रकार का मानसिक कष्ट नहीं हो, इसलिए यह कहा जा सकता है कि साक्षात्कार के सारे सम्मिलित प्रश्नों को पूछने समय शोधकर्ता को बड़ी सावधानी रखना चाहिए। शोधकर्ता का यह नैतिक कर्तव्य है कि सूचनादाता से स्वयं मिले। ठीक, मतलब वो शोधकर्ता का यह नैतिक कर्तव्य होता है कि वो सूचनादाता से स्वयं मिले, वो स्वयं प्रश्न करे और उस प्रश्न पूछने टाइम पूरा सावधानी रखे कि उसे किसी भी प्रश्न से उसको कोई परेशानी ना हो। ठीक, अगर वो किसी भी प्रश्न से परेशान होता है तो उसके लिए मतलब वो मतलब मानसिक कष्ट उसके अंदर मानसिक कष्ट हो जाती है। ठीक। पांचवा पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक समर्थन। शोधकर्ता को शोध करते समय एवं प्रतिवेदन तैयार करते समय मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। ठीक, मतलब उसको शोध करते समय मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। जैसे मैक्स वेबर ने अपने पद्धति शास्त्र में मूल्य निरपेक्षता को प्रमुख स्थान दिया है। उन्होंने ज्ञान के निर्माण पर बल दिया, ना कि उसे व्यवहार में लागू करने पर। ठीक। मेरा छठा पॉइंट है अति संवेदनशील वर्गों का बचाव। शोधकर्ता को अति संवेदनशील वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। शोध से संबंधित किसी भी कार्य में उन पर कोई दबाव या जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अति संवेदनशील वर्गों में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक। देखिए शोध में नैतिकता करने वक्त ना किन किन मुद्दों पर हमें ध्यान रखनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन मुद्दों पर और किन किन मुद्दों पर मतलब हमारा ध्यान होना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, उस चीज़ को हम आगे देखते हैं। ठीक, जैसे सामाजिक शोध में नैतिकता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक शोध में नैतिकता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से प्रत्येक शोध में निम्नलिखित सावधानी रखी जानी चाहिए, रखी जाना आवश्यक मानी जाती है। देखिए कौन कौन सी सावधानी है। शोध में नैतिक मूल्यों की दृष्टि से रखी जाने वाली सावधानी इस प्रकार है। पहला ईमानदारी होना चाहिए, दूसरा वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, तीसरा अखंडता होना चाहिए, चौथा सतर्कता होना चाहिए, पांचवा खुलापन होना चाहिए, छठा बौद्धिक संपदा का सम्मान होना चाहिए, सातवां गोपनीयता होना चाहिए, आठवां उत्तरदायी प्रकाशन होना चाहिए, नौवां अनुभवी परामर्शदाता से हमारी मुलाकात होना चाहिए, दसवां सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम इसका एक एक करके डील करते हैं। जैसे ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? वैज्ञानिक शोध में ईमानदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सामग्री, परिणामों, पद्धति, कार्य प्रणालियों एवं प्रकाशन स्थिति का ईमानदारी पालन करना चाहिए। ठीक, ईमानदारी से पालन करना चाहिए। जैसे मतलब अगर हम वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं तो हमें ना उसमें ईमानदारी रखना चाहिए। किसी भी कार्य को करने में ईमानदारी रखना अति आवश्यक है। अगर आप बेईमानी से कीजिएगा तो वो कार्य फलता फूलता नहीं है, इसीलिए ईमानदारी रखना चाहिए। ईमानदारी तो आप लोग खुद भी डिफाइन कर ही लीजिएगा। ठीक, वस्तुनिष्ठता। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? वस्तुनिष्ठता। शोध में सामग्री विश्लेषण, व्याख्या, मूल्यांकन संबंधित पक्षपात से बचना चाहिए। आत्म प्रतारण, सेल्फ डिसेप्शन से बचना चाहिए अथवा इसे कम से कम रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से शोध में वस्तुनिष्ठता आती है। अपने ही बातों को रिसर्च में दिखाना चाहिए। जैसे कि वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता तो आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, पीजी सेमेस्टर 1 में तो आप लोग पढ़े थे ना वस्तुनिष्ठता क्या होता है। देखिए वस्तुनिष्ठता ना क्या हो जाता है कि इसका ना आप जैसे कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, किसी भी मतलब कोई भी मान लीजिए किसी भी टॉपिक
का आप अगर अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आप ना आपको विश्वसनीयता बनाए रखना अति आवश्यक है। आप बोलिएगा विश्वसनीयता कैसे बनाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी टॉपिक पे कर रहे हैं या सामाजिक क्षेत्र में ही अगर आप क्या बोलते हैं शोध कर रहे हैं, तो आपको ना उसमें उसका सही सही चीज़ ही मूल्यांकन करना है, जो आपको दिख रहा है उसी चीज़ को मूल्यांकन करना है। वहाँ आपको खुद को मतलब आप आत्म प्रतारण मतलब क्या हो गया, मतलब खुद को जो आपके अंदर जैसे आप मतलब समाज को आप जिस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि से नहीं देखना है, समाज किस दृष्टि में आपको वहाँ दिख रहा है उस दृष्टि में देख के उसका वर्णन करना है। ठीक, यही होता है वस्तुनिष्ठता। मतलब निष्पक्ष मतलब किसी का पक्षपात पूर्ण नहीं होना, पक्षपात से रहित होकर किसी भी चीज का वर्णन करना वस्तुनिष्ठता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है हमारा अखंडता। शोध के समय जो भी वादे किए जाते हैं उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक, यही होता है अखंडता। चौथा पॉइंट है सतर्कता। शोध में की जाने वाली सावधानी एवं त्रुटियों से बचना चाहिए, अपने एवं अपने सहयोगियों को समीक्षात्मक परीक्षण करना चाहिए, संपूर्ण शोध प्रक्रिया का ठीक प्रकार से रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक, खुलापन। सामग्री, परिणामों, विचारों या यंत्रों संसाधनों को अन्य लोगों के साथ साझा करके शोध में खुलापन बनाए रखना चाहिए। शोध के समय व्यक्ति को सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए एवं खुली तरीके से बोलना चाहिए। ठीक, गोपनीयता। अगर कोई शोध करता है तो उसे सूचनादाता द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई है उसे गुप्त रखे, उनके सारे रिकॉर्ड को गुप्त रखे। ठीक, मतलब अगर कोई शोध करता है तो उसे सूचनादाता द्वारा जो भी रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है, जो भी डाटा प्राप्त हुआ है उसे वो गुप्त ही रखे। ठीक है। सातवां हमारा क्या है, उत्तरदायी प्रकाशन। मतलब शोध का प्रकाशन केवल अपने स्वयं के करियर को आगे बढ़ाने के साथ साथ ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भी करना चाहिए। जैसे आप मतलब किसी भी चीज़ का प्रकाशन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ अपना करियर बढ़ाने के बारे में मत सोचिए, उसका मतलब प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। उसमें आपका ज्ञान का उसमें मतलब ज्ञान की चीज़ें दिखनी चाहिए ताकि लोगों के बीच प्रचार प्रसार वो अच्छे से हो सके। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा अनुभवी परामर्शदाता। मतलब शोध का प्रशिक्षण देने वाले अध्यापकों एवं विशेषज्ञों को शोध की बातों को समझाते समय अनुभवी परामर्शदाता के रूप में कार्य करना चाहिए, उनकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही सही निर्णय के रूप में प्रशिक्षण लेना चाहिए। जैसे अनुभवी परामर्शदाता से मिलना अति आवश्यक होता है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और आप मतलब नैतिकता बनाए रखना चाहते हैं तो वैसे लोगों से आप मिलिए जो उस कार्य को पहले कर चुका है, जो एक्सपीरियंस है जिनका उस कार्य पे, उन्होंने अनुभव सारी चीज़ों का कर चुका है, तो उन लोगों से ना हमेशा परामर्श लेते रहना चाहिए कि ये कार्य सही है, ये कार्य कैसे होगा, आपने इसको कैसे किया। इन सारी चीज़ों को एकदम ध्यान में रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाना ही अनुभवी परामर्शदाता है। ठीक, थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।